चलिए हम लोग बात करते हैं अभी 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर जो 2 घंटे तक प्रचालित करने इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा बताइए। यानी कि क्या बताना, ऊर्जा बताना है। पी बराबर क्या दे रखा है, 1000 वाट दे रखा है। टी बराबर दे रखा है 2 आवर्स, 2 घंटे दे रखा है। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, एक होता है वैद्युतिक ऊर्जा बराबर होता है पीटी। वैद्युतिक ऊर्जा बराबर वीआईटी पढ़ा है। वैद्युतिक ऊर्जा बराबर वीआईटी। वी क्या बन जाएगा, मिल के पी इंटू टी बन जाएगा। ठीक है, तो वैद्युतिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, पीटी। वैद्युतिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, पीटी। पी का मान कितना है, 1000 वाट, 1000 लिख लिया। इंटू टी का मान कितना है, 2 घंटे इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 वाट, 2000 का मतलब क्या हो गया, 2000 वाट। 2000 का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट, क्योंकि 1000 का भाग देंगे। ठीक है, तो 1000 का भाग दिया 2000 में, क्योंकि ये क्या आया, वाट आया है। 2000 क्या आ गया, वाट। ठीक है, वाट को हम चेंज करेंगे यूनिट में, तो कितने भाग दे देंगे, 1000 करते देंगे भाग। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, 2 यूनिट हो गया। क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बोल रहा है कि 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को 2 घंटे तक प्रचालित करने इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी है, 2 यूनिट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी.आई.टी अपॉन में 1000, ये होता है फॉर्मूला। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है, दो बल्ब 2 घंटे जलाए जाते हैं, 4 बल्ब 3 घंटे के लिए जलते हैं, तो टोटल बिजली की खपत कितनी होगी। ठीक है, तो उसमें वही तो फॉर्मूला लगा था, वी.आई.टी अपॉन में 1000, 1000 का भाग देते हैं, तो वही क्वेश्चन ये भी है। वी.आई.टी अपॉन में 1000 पहले लिख सकते हो, वी.आई का मतलब होगा पी इंटू टी अपॉन में 1000। हल कर लो वैल्यू रख के, पी का मान 1000, टी का मान 2 घंटे अपॉन में 1000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो वाट किसके समकक्ष है। 1 किलो वाट जो है किसके समकक्ष है, तो 1 किलो वाट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बोल रहा है कि 1 किलो वाट जो है वो किसके समकक्ष है। तो 1 किलो वाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट होंगे। कितने होंगे, 1000 वाट होंगे। तो 1 किलो वाट में कितने वाट होंगे, 1 किलो वाट में 1000 वाट होंगे। ठीक है, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलो वाट में हमारे 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। देखो मात्रक से पकड़ो, क्या बोल रहा है, न्यूटन मीटर। न्यूटन को किससे नोट करते हैं, एफ, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, इनटू, ठीक है, मीटर यानी कि डिस्टेंस का मात्रक हो जाएगा, दूरी का मतलब। तो एफ इंटू दूरी, यानी कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। बल इंटू डी को क्या लिख सकते हो, विस्थापन भी लिख सकते हो। बल इंटू विस्थापन, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कार्य बराबर। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बल, तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्य। और कार्य किसका बराबर होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल के बराबर। ठीक है, कार्य को जूल भी तो कहते हैं। कार्य का एक मात्रक न्यूटन मीटर भी हो गया, और कार्य का एक मात्रक जूल भी होता है। इसका मतलब 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहीं से आता है कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे आता है हमारा। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर।
चलिए 53 हो गया क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो देखो, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये बात सही है। कार का मात्रक वोल्ट होता है, ये गलत है। कार का मात्रक वोल्ट नहीं होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, सही है। विद्युत चालकत्व का मात्रक सीमेन होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत चालकता का मात्रक, ठीक है, सीमेन होता है। ठीक, अब देखिए, ठीक, तो कह रहा है कि विद्युत चालक, देखो यहाँ पे विद्युत क्या लिखा है, चालकता, क्या लिखा है, विद्युत चालकता लिखा है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है, सीमेंस होता है, बिल्कुल सही, विद्युत चालकता का मात्रक, ठीक है। तो सीमेंस भी होता है विद्युत चालकता का मात्रक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चालकता आ गई है, अभी पीछे भी कंडक्टेंस आया था, चालकत्व आया था, कंडक्टेंस, तो विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस भी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये वाला का जोड़ा गलत है। कार का मात्रक कभी भी वोल्ट नहीं होता। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक होता है हमारा विभवांतर का या फिर विभव का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा अश्व शक्ति की गणना किस सिद्धांत से होती है। तो याद रखना, अश्व शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, अश्व शक्ति का फॉर्मूला होता है संपन्न कार्य बटे लिया गया समय, ठीक है। तो अश्व शक्ति का सूत्र क्या होता है, अश्व शक्ति का सूत्र होता है संपन्न कार्य बटे में लिया गया समय। अश्व शक्ति क्या होता है, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, तो अश्व शक्ति बराबर होता है संपन्न कार्य बटे लिया गया समय, ठीक है। तो अश्व शक्ति बराबर होता है संपन्न कार्य बटे लिया गया समय। चलिए आगे चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत इस्त्री निम्न मानक शक्ति रेट में होती है। यानी कि जो प्रेस होता है हमारा, आयरन जिसको बोलते हैं, आयरन, आयरन यानी कि जो पर्स होता है, प्रेस होता है, ठीक है, प्रेस जो होता है कपड़ा करने वाला, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि उसकी जो रेटिंग है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, नहीं वो कितने वाट की बनाई जाती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मतलब मानक वाट क्या होता है उसका, कि इससे इतने से कम तो होना ही नहीं चाहिए, वाट से कम प्लस। तो कह रहा है विद्युत इस्त्री की शक्ति रेटिंग क्या होती है, विद्युत इस्त्री जो होती है वो 750 वाट की बनाई जाती है, मानक स्टैंडर्ड वैल्यू है 750 वाट। तो विद्युत इस्त्री की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 750 वाट है। विद्युत इस्त्री की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 750 वाट है। तो 56 का क्या आ जाएगा, बी, 56 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वही तो पता ही तुमको कि विद्युत इस्त्री जो है किस पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। किस पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट पे हमारा काम करती है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो विद्युत इस्त्री जो होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है। तो क्या होता है, किलोवाट घंटे होता है। क्यों, क्योंकि KWH बोलते हैं इसको, KWH। जैसे कि हम लोग अपने घरों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब घर से, जो घर में जो बिजली का बिल आता है, ठीक। तो वही कह रहा है व्यापारिक इकाई, मतलब व्यापारी तो हो रहा है, बिजली का क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तभी तो हम लोगों के घरों में बिल आता है, बिजली चलती है उसके घर का बिल आता है, तो व्यापार होता है। व्याप सरकार का व्यापार ही तो है, बिजली का पैसा ले रही है। तो वही चीज़ हो गया कि व्यापारिक इकाई क्या है, तो हम लोग के घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, यूनिट। और एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक KWH, यानी कि एक यूनिट बोलो या फिर एक KWH बोलो, वही बात है। किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटे, ठीक है। तो व्यापारिक इकाई क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटे हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। ठीक है, कोई एक चालक है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, इस प्रभाव को क्या बोला जाता है। ठीक है, जब एक धारा चालक से प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो इस प्रभाव को क्या बोला जाता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इस प्रभाव को क्या बोला जाता है। यार तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है यानी कि क्या हो जाएगा, तापीय प्रभाव। क्या हो जाएगा हमारा, तापीय प्रभाव हो जाएगा, तापीय प्रभाव। तो जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है और गर्म हो जाता है वो, तो इस प्रभाव को क्या बोला जाता है, तापीय प्रभाव बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है, नहीं बल की एसआई इकाई बतानी, बल की। तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल की एसआई इकाई निम्न में से क्या है, तो बल की एसआई इकाई हमारी क्या होती है, न्यूटन होती है। ऊष्मा का प्रायोगिक एक एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का, ऊष्मा का बोल रहा है कि ऊष्मा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा की यूनिट क्या होती है। तो ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वो भी कौन सी, एसआई। एसआई के ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है, लेकिन क्या पूछ रहा है एसआई में, एसआई पद्धति में, यानी एसआई का मतलब होता है एमकेएस। तो जूल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, जूल होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक पूछ रहा है कि ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक, हमारा कैलोरी भी होता है, लेकिन कैलोरी किस में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। किस में होता है, सीजीएस पद्धति में होता है कैलोरी। तो ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, कैलोरी होता है। और एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जूल होता है हमारा। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। तो ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक बताना कि ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक क्या होता है। अब वो भी किस में पूछ रहा है, एसआई में। तो एसआई में क्या हो जाएगा, जूल हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, जूल हो जाएगा। लेकिन कैलोरी किस में होता है हमारा, सीजीएस में होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रायोगिक एसआई मात्रक बताना है तो क्या हो जाएगा, जूल आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अगर सीजीएस में पूछता तो कैलोरी होता, सीजीएस किस में पूछता, सीजीएस। ठीक, अब देखो सेल्सियस और सेंटीग्रेड ये किसके मात्रक होते हैं, टेम्परेचर के मात्रक होते हैं। किसके होते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड हमारे टेम्परेचर के मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जूल हो जाएगा। ऐसा ही पूछा है इसलिए, चीज सीजीएस पूछता तो कैलोरी होता। चलिए अब आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है यांत्रिक शक्ति की प्रचलित इकाई क्या है। यांत्रिक शक्ति किसकी बात कर रहा है, यांत्रिक शक्ति की बात कर रहा है। तो यांत्रिक शक्ति, तो यांत्रिक शक्ति की प्रचलित इकाई बोलना क्या है, यांत्रिक शक्ति की प्रचलित इकाई क्या है, ये मेरे को पूछ रहा है। यांत्रिक शक्ति की प्रचलित इकाई बताना है। ठीक है, एचपी मैट्रिक होता है, जूल पर सेकंड होता है, वाट होता है कि किलोग्राम होता है। तो यानी कि यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पावर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल पावर की जो इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है एचपी। क्या बोलते हैं, एचपी में होती है। ठीक है, तो यांत्रिक शक्ति की, ठीक है, यांत्रिक शक्ति की प्रचलित इकाई क्या है, एचपी, यानी कि मैट्रिक में होती है, एचपी मैट्रिक। ठीक है, जूल पर सेकंड, वाट, देखो वाट तो केवल पावर की हो जाएगी, किलोग्राम तो द्रव्यमान का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बात करते हैं एचपी मैट्रिक। तो क्या बचता है, एचपी मैट्रिक बचता है। तो यांत्रिक शक्ति की प्रचलित इकाई क्या हो जाएगी, एचपी मैट्रिक हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रटने वाले हैं यार, मतलब यांत्रिक मैकेनिकल पावर की इकाई क्या हो जाएगी, एचपी मैट्रिक। चलिए आगे बात करते हैं अब। सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कह रहे कि बंद परिपथ में वोल्टता व धारा का अनुपात क्या होता है। बंद परिपथ में वोल्टता व धारा का जो अनुपात होता है वह कैसा होता है, वह बड़ा स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है। कैसे, ओम का नियम V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, ओम का नियम आई आर होता है। तो हम लोग ओम का नियम यही होता है, ये किसी बंद परिपथ में वोल्टेज जो है वो धारा के समानुपाती होता है। किसी बंद परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो हमारा धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो किसी बंद परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, किसी बंद परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो हमारा धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, तो किसी बंद परिपथ में जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल होता है आई के। V प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के होता है। तो V बराबर आई आर, यानी V प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो बंद परिपथ में वोल्टता व धारा का अनुपात स्थिर रहता है। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है कि V और I के बीच ग्राफ बताइए। ऐसे होता है ग्राफ ये, ठीक है। तो इसमें इसके बीच ग्राफ कैसे मिलता है, रैखिक मिलता है। ऐसे इस तरह से मिलता है। कैसा मिलता है, रैखिक मिलता है इसके अंदर ग्राफ, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्राफ मिलता है ओम के नियम में, ठीक है, V और I के बीच हमारा कैसा मिलता है ग्राफ, रैखिक ग्राफ मिलता है। कैसा मिलता है, रैखिक मिलता है। तो बंद परिपथ में वोल्टता व धारा का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, स्थिर रहता है। बंद परिपथ में वोल्टता व धारा का अनुपात कैसा रहता है, स्थिर रहता है। चलिए आगे चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो आवेशित पिंड समान हो, यदि दो आवेशित पिंड क्या हो, समान हो, तो उनके बीच धारा का अनुपात को स्थिर रहता है। मतलब देखो क्या है, V प्रोपोर्शनल I है, अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, मतलब स्थिर है। मतलब जैसे V बराबर हमारा I है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो स्थिर रहता है। जैसे मान लो वोल्टेज हमारा है 200 वोल्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 200 वोल्ट होगा। क्या होगा, 200 वोल्ट होगा। अगर धारा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो धारा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जितनी हमारी वोल्टेज है तो आई आर का जो मल्टीपल होगा वो भी 200 ही बनेगा, ठीक है। ये चीज़ कहने का मतलब है, तभी इसका आंसर हुआ है स्थिर रहता है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो आवेशित पिंड समान हो तो उनके बीच विद्युत धारा नहीं होगा। यदि दो आवेशित पिंड पर क्या समान होता है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यानी कि दो आवेशित पिंड है, मान लो एक ये पिंड है, एक इधर पिंड है, तो इस पे क्या समान हो जाए जिससे कि हमारी धारा ना बहे, तो धारा कब बहती है, तुमको बताया था वोल्टेज डिफरेंस जब होता है, ठीक है। जब वोल्टेज डिफरेंस, जैसे मान लो यहाँ 5 वोल्ट हो, यहाँ 2 वोल्ट हो, तो वोल्टेज डिफरेंस इनके बीच कितने का है, 3 वोल्ट का है। इनके बीच वोल्टेज डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है इनके बीच। तो इनके बीच वोल्टेज डिफरेंस है हमारा 3 वोल्ट का। तो वही कह रहा है, यदि दो आवेशित पिंड समान हो तो उनके बीच विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यदि दो आवेशित पिंड पर विभव समान हो, यदि दो आवेशित पिंड पर विभव समान हो तो उनके बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा। उनके बीच क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अगर मान लो वही चीज़ है, अगर मान लो इसमें हमारा 5 वोल्ट है और इसमें भी हमारा 5 वोल्ट है, धारा हमारी नहीं बहेगी। जब तक कि वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता है तब तक की धारा नहीं बहती है, ठीक है। तो कह रहा है जब तक विभव, यानी कि अगर दोनों में विभव समान है तो हमारी धारा क्या होगी, धारा हमारी प्रवाह नहीं होगी। धारा हमारी प्रवाह ही नहीं होगी। तो यदि दो आवेशित पिंड पर विभव समान हो तो उनके बीच धारा प्रवाह नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विभव किसके समतुल्य है। जो विभव है हमारा, यानी कि वोल्टेज, ठीक है। जो वोल्टेज है वो हमारा किसके समान है, वोल्टेज जो है, विभव जो है किसके समतुल्य होता है, ठीक है। तो विभव निम्न में से किसके समतुल्य है, ठीक है। जो विभव होता है वो किसके समतुल्य होता है। विभव जो होता है, याद रखना, जो विभव होता है वो हमारा किसके समतुल्य होता है, स्थितिज ऊर्जा के। किसके होता है, स्थितिज ऊर्जा के समतुल्य होता है, ठीक है।
तो विभव किसके समतुल्य होता है? स्थितिज ऊर्जा के समतुल्य होता है हमारा विभव। इसको याद करने की ट्रिक भी बताते हैं किस तरह से तुमको याद रखना है, कि विभव के बारे में याद रखना है कि विभव हमारी कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो देखो, अब जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे तुमने गेंद अपने हाथ में ली, उसको ऊपर लेके गए पकड़े हुए, जैसे मान लो ये ज़मीन पे तुम थी, ज़मीन पे कोई है, ये इसका हाथ है गेंद लिए हुए, ये ज़मीन पे खड़ा हुआ है, तो इस समय उसके हाथों में गेंद है। ठीक है, अब ये गेंद लेके गया ऊपर छत पे लेके गया और नीचे हाथ लटका दिए इसने गेंद से पकड़ के। ठीक है, तो अगर ये गेंद को छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? ज़मीन पे आएगा नीचे। तो जब तुम हाथ में पकड़े खड़े हो उस समय, जब छत पे इस गेंद को हाथ में पकड़ के खड़े हो, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? इसमें है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है इसमें? स्थितिज ऊर्जा है इसमें। ठीक है, जब गेंद को हाथ में पकड़ के छत पे खड़े हो और गेंद को छोड़ दोगे तो नीचे आ जाएगी। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें कौन सी ऊर्जा है हमारी? प्रेजेंट टाइम में इसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब वही कह रहा है कि विभव किसके समतुल्य है? तो विभव किसके समतुल्य? स्थितिज ऊर्जा के समतुल्य। किसके समतुल्य? स्थितिज ऊर्जा के। तो वही कह रहा है कि विभव निम्न में से किसके समतुल्य? स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh होता है। विभव भी इसी समान का होता है। विभव क्या होती है? एक जगह रुकी होती है, कहीं चलती है नहीं चलती है। यानी कि जैसे पैरेलल घरों में समांतर में पैरेलल में वायरिंग की जाती है, धारा चलती है, करंट हमारी चलती है, लेकिन विभव हमारा एक ही जगह रुका होता है ना। तो वही कह रहा है किसके समतुल्य, किसके समान है? तो स्थितिज ऊर्जा के समान है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि वैद्युतिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा व्यय की जाती है तो निम्नलिखित द्वारा, मतलब वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है किस फॉर्मूले के द्वारा? तो कह रहा वैद्युत ऊर्जा जो है वो किस फॉर्मूले से व्यक्त की जाती है, ये हमको बताना है। वैद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है निम्नलिखित के द्वारा। किसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा हमारी व्यक्त की जाती है? तो वैद्युतिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? ठीक है, I² R होता है, शक्ति इंटू समय होता है, वोल्टता इंटू धारा होती है, कि वोल्टता इंटू धारा इंटू शक्ति गुणांक होता है। तो वैद्युतिक ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय होता है। क्या होता है? शक्ति इंटू समय। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है किसमें? शक्ति इंटू समय पे व्यक्त की जाती है। किसमें व्यक्त की जाती है? शक्ति इंटू समय। तो वैद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है किसमें? शक्ति इंटू समय में। तो वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? शक्ति इंटू समय। तो 65 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शक्ति इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय होता है। वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय, ये होता है। ठीक है, ये पढ़ा था ना VIT, P बराबर VIT। ठीक है, तो VIT, तो VI से क्या होगा? शक्ति अपॉन इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 200 वोल्ट विभवांतर पर 100 वाट की शक्ति प्रदान की जा रही है तो प्रवाहित धारा का मान बताना है, करंट का मान बताना है। तो P बराबर क्या होता है? VI। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन में V। P का मान कितना हो जाएगा? 100 वाट। V का मान कितना होगा? 200 वोल्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो 0.5 एम्पियर कौन सा है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? क्या है आदर्श? आदर्श अभी तुमको बता चुके हैं अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध यानी कि पूरी करंट जा रही है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, पीछे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था इस क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा भारतीय विद्युत नियमानुसार IE रूल के अनुसार जो न्यूट्रल है उसका रंग क्या होता है? तो को RYB, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, ये हमारे हो गए फेज के तार के। किसके हो गए? फेज के। ठीक है, रेड येलो और ब्लू किसके हो गए? फेज के हो गए। तो भारत विद्युत नियमानुसार न्यूट्रल का रंग बताना, तो ये तो हमारे हो गए फेज के। तो हमारा रेड यानी कि लाल ख़त्म, ब्लू यानी ब्लू भी हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या बचा? हरा और काला। क्या बचा? हरा और काला। तो हरा तो हमारा क्या हो गया? हरा तो अर्थिंग का हो गया। हर ग्रीन कलर किसका होता है? अर्थिंग का होता है। क्या बचा हमारा? काला बचा हुआ है। क्या बचा है? काला बचा हुआ है। तो भारतीय विद्युत नियमानुसार IE रूल्स न्यूट्रल का रंग क्या होना चाहिए? हमारा काला होना चाहिए, नहीं ब्लैक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो भारतीय विद्युत नियमानुसार IE रूल के अनुसार न्यूट्रल का रंग जो होता है हमारा ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक यानी कि काला होना चाहिए। ठीक, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है? हाफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या होता है? हाफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। आवेशों का गुणनफल अपॉन में दूरी का होल स्क्वायर ये होता है। तो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो किसके समान होता है? तो आवेशों के गुणनफल पे तो होता ही है। इसके बाद आवेशों के मध्य दूरी पर भी डिपेंड करता है और आवेशित पदार्थ के प्रकार पे भी निर्भर करता है। ठीक है, किस पे करता है मतलब? तो यार हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही तो पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है, हाफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। फोर्स, दो आवेशित पिंडों के बीच फोर्स कितना होता है? हाफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो वही बोल रहा कि आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है? तो आवेशों के मध्य दूरी पर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद गुणनफल पे, आवेशों के गुणनफल पे भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों पर। A और B दोनों पे करता है। क्या करता है? A और B दोनों पे करता है। तो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है? आवेश के गुणनफल पे और आवेशों के मध्य दूरी पर, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 110 वोल्ट विभवांतर और इतने जूल कार्य करने के लिए कितना आवेश खर्चा होगा? तो विभवांतर बराबर हमने पढ़ा है। ठीक है, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे में समय। क्या होता है? किया गया कार्य बटे में समय। ठीक है, तो विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे में समय। किया गया कार्य कितना है? 660 जूल है, बटे में समय मालूम नहीं है। विभवांतर बराबर तो किया गया कार्य बटे समय। क्या दे रखा है? विभवांतर दे रखा है। तो समय बराबर यानी पंचांतर कर दो, समय इधर कर दो, विभवांतर इधर हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे विभवांतर। विभवांतर कितना? 110 अपॉन में कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट। जीरो से जीरो कट गया, 11 कम 11, 11 चंग 66, 6 कूलाम आ गया। तो विभवांतर का मतलब हमें समय बताना था, सॉरी गलत लिख दिया है। विभवांतर बराबर तो किया गया कार्य बटे आवेश होता है यार। क्या होता है? किया गया कार्य बटे में आवेश। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर हो जाएगा, आवेश बराबर तब हो जाएगा हमारा कार्य बटे विभवांतर। कार्य बटे क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। तो कार्य यानी 660 जूल बटे विभवांतर 110, जीरो जीरो का 11 चंग 66 यानी कि 6 गुलाम। ठीक है, तो कितना आवेश हमारा होगा? 6 गुलाम का आवेश होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका चैप्टर 11 ख़त्म हो गया है। थर्ड चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इसको एक बार वीडियो तुमने देख ली, इसके बाद एक बार क्वेश्चन अपने मन से लगाना आप इसके फिर से। ठीक है, तो इसे बार बार रिवीजन करते रहो क्वेश्चनों का। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आते अगर जिसमें डाउट होता है कमेंट बॉक्स कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स कर दोगे तो हम उसको देख लेंगे,
कोई नई वीडियो बना देंगे उसकी शॉर्ट वीडियो, ठीक है। चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाय।